हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ क्लब कर दिया क्योंकि टाइम हमारे पास यार बहुत कम बचा हुआ है और फटाफट हमें मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करना है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करते के साथ हमारा मॉडर्न फिजिक्स जो कि ये हम लोग पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस्ड में फ्रॉम ईयर 2012 टू 2020 फ्रॉम टॉपिक रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यार चैनल पे अगर तुम नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यार अगर हम लोग बात करें रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 2020 में मॉडर्न फिजिक्स के बाकी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक्सरे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो इसके ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, जो लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल पोटेशियम न्यूक्लियाई ईदर डिके इनटू स्टेबल कैल्शियम न्यूक्लियाई विद डिके कांस्टेंट ऑफ दिस और इनटू स्टेबल आर्गन न्यूक्लियाई विद डिके कांस्टेंट ऑफ दिस। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, पोटेशियम न्यूक्लियाई जो है वो या तो कैल्शियम में डिके हो जाता है और या तो फिर वो आर्गन में डिके हो जाता है। और कैल्शियम में डिके होने की जो उसकी डिके कांस्टेंट है दैट इज लेमडा 1 सपोज, और लेमडा 1 हमें दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 पर ईयर। तो हम लोग बाद में यूज करेंगे। लेमडा 1 से डिके हो जाता है और आर्गन न्यूक्लियाई में ये डिके हो जाता है, उसकी जो डिके कांस्टेंट है दैट इज लेमडा 2, और वो दी हुई है हमें 0.5 इंटू 10⁻⁻10 पर ईयर। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ लेमडा 1 डिके कांस्टेंट से, पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हुआ लेमडा 2 डिके कांस्टेंट से। बहुत अच्छी बात है। गिवन दैट इन द सैंपल ऑल स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम ओनली, मतलब अभी जो हमारे पास में सैंपल में जो भी हमें कैल्शियम या आर्गन मिलेगा, तो ऐसा हमें मान के चलना है कि वो इसी पोटेशियम से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है, इन टाइम t इंटू 10⁹ ईयर्स if the ratio of sum of stable calcium and argon nuclei to that of radioactive nuclei is 99। तो यहां पर क्या बोला गया है, टोटल न्यूक्लियाई ऑफ कैल्शियम प्लस आर्गन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेडियोएक्टिव पोटेशियम न्यूक्लियाई दैट इज इक्वल टू 99। तो ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और ये कब हो जाता है, इन टाइम t इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, इतने साल में ये चीज, इतनी हमें ये रेशियो मिलती है पूरे सैंपल में। अब देखो पोटेशियम है तो वो कुछ कैल्शियम में कन्वर्ट हुआ होगा, पोटेशियम है तो कुछ आर्गन में कन्वर्ट हुआ होगा डिके होके, और कुछ पोटेशियम बचा हुआ होगा। तो कैल्शियम प्लस आर्गन सैंपल में कितना है डिवाइडेड बाय पोटेशियम कितना है, पोटेशियम की न्यूक्लियाई कितनी है, तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है ये 99 दिया हुआ है। चलो भाई, तो हमें बताना है कि ये इतने साल में अगर डिके होता है तो टी की वैल्यू कितनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा मान सकते हैं, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज मेरे पास सिर्फ ऐसा रहता कि पोटेशियम सिर्फ कैल्शियम में कन्वर्ट होता और लेमडा 1 कांस्टेंट रहता, तो अगर हम लोग बोलते कि पोटेशियम की इनिशियल सपोज n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है सपोज, ठीक है, तो जो पोटेशियम की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी टाइम t पे n अगर हो जाती है तो n की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, n0 e⁻ लेमडा 1 इंटू टी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। पोटेशियम, इतनी पोटेशियम हो जाएगी, ठीक है, किसी टाइम पे पोटेशियम की वैल्यू इतनी हो जाएगी। और कैल्शियम हम लोग कितना लिख सकते हैं, कैल्शियम हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, ये पोटेशियम किसी टाइम पे पोटेशियम की वैल्यू होगी, पोटेशियम अगर इनिशियली n0 था तो किसी टाइम t पे n0 इंटू e⁻ लेमडा 1 t इतना हो गया। और तो बचा हुआ कहाँ गया, बचा हुआ कैल्शियम बन गया। तो बचा हुआ कितना था, तो ये तो हो गया पोटेशियम की बात, बचा हुआ कैल्शियम कितना हो गया, n0 इंटू e⁻ लेमडा 1 इंटू टी, इतना ही तो डिके हो गया ना, इतना वैल्यू कैल्शियम में डिके हो गया। ठीक है, अगर किसी टाइम पे पोटेशियम इतना है तो कैल्शियम की जो कैल्शियम का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतनी हो जाएगी, टोटल में से माइनस कर दो जितना पोटेशियम बचा हुआ है, तो उतना पोटेशियम डिके हो गया। ठीक है, चलो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि पोटेशियम की इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n0। अब यहाँ पे केस ऐसा है कि पोटेशियम कैल्शियम में भी कन्वर्ट हो रहा है और पोटेशियम आर्गन में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो लेमडा इफेक्टिव बोलेंगे ना, लेमडा इफेक्टिव इज बेसिकली लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, क्योंकि दोनों में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो लेमडा कैल्शियम में भी कन्वर्ट हो रहा है लेमडा 1 से और आर्गन में भी लेमडा कन्वर्ट हो रहा है लेमडा 2 से, तो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें, अगर मैं पूछूं कि किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ पोटेशियम कितना होगा, नंबर ऑफ पोटेशियम कितना होगा, नंबर ऑफ पोटेशियम न्यूक्लियाई, तो तुम बोलोगे इनिशियली n0 था, ठीक है, और किसी टाइम t पे
किसी टाइम टी पे पोटासियम की वैल्यू जो होगी, नंबर ऑफ पोटासियम न्यूक्लियाई जो होगी वो n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस, पहले हम लोग लेमडा टी लिखते थे, अभी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, इस रेट से ये कम हो रहा है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो किसी टाइम पे पोटासियम की जो वैल्यू होगी, के मैं लिख देता हूँ, के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पोटासियम विल बी दिस, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पोटासियम विल बी दिस, n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा इफेक्टिव इंटू टी, लेमडा इफेक्टिव इज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ठीक है। अच्छा, अब बचा हुआ जो चीज है, अब बचा हुआ जो न्यूक्लियाई है वो कहां कन्वर्ट हुआ, वो या तो कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया होगा या आर्गन में कन्वर्ट हो गया होगा। तो हमें ये नहीं जानना है कि कैल्शियम में कितना हुआ है, आर्गन में कितना हुआ है, हमें पता है कि कैल्शियम प्लस आर्गन में कितना कन्वर्ट हुआ। तो कैल्शियम प्लस आर्गन में जितना कन्वर्ट हुआ, दैट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस रिमेनिंग नंबर ऑफ पोटासियम न्यूक्लियाई, दैट इज n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब हमें इसका रेशियो दिया हुआ है, पुट कर दो यहाँ पे। तो कैल्शियम प्लस आर्गन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूंगा, n0 कॉमन निकाल दूंगा, तो n0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, अब मैथमेटिक्स है बस, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई पोटासियम कितना है, n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, 99 इसकी वैल्यू है, n0 से n0 कट जाएगा और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, दैट इज 99 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा। 1 दैट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। अब मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी हो गई, जगह की थोड़ी कमी हो गई। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/100, इसको मैं लिख रहा हूँ, आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1/100 दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ln ऑफ 1/100 लिखते, ln ऑफ, अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूँ तो ln ऑफ 1/100 इज व्हाट, माइनस ln 100, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी। और इसका अगर हम लोग लेंगे, इसका लेंगे ln लेंगे, तो दिस इज माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, ठीक है। अब ln 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 10 रेज टू पावर 2, तो 10 रेज टू पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ln 10 दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। अब बेसिकली ये मैं अगर हटा दूं यहां से, अब अगर हम लोग देखें कि 2 ln 10 की वैल्यू 2.3 दी हुई है, तो 2 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इधर आ जाएगा, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 दैट इज लेमडा 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है कैल्शियम में, 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 प्लस लेमडा 2 की वैल्यू दी है 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, और जिसकी वैल्यू दी है हमें t इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स, ठीक है। ये वाला t नहीं है, ये t इंटू 10 रेज टू पावर 9 वाला t है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, या तो फिर यहां पर कुछ दूसरा t ले लो, ये जो t है ना, दिस इज t इंटू 10 रेज टू पावर 9, मैं वो वाला t पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पर कुछ दूसरा t लेना चाहो, इतनी बात समझ में आती होगी यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो। 4.6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 रेज टू पावर, क्योंकि ये जो टाइम दिया हुआ है ना, दिस टाइम, वेयर इज द टाइम, टाइम बोला गया है कि t इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स, तो इतना टाइम लगता है, तो हमें बेसिकली t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो टाइम है दैट इज t इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईयर्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू t इंटू 10 रेज टू पावर 9। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 46 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 9, एक जीरो ऊपर दे दिया मैंने, t इंटू 10 रेज टू पावर 9, और इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, 5 9 45 और 5 2 10, 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं t को अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो t की वैल्यू 9.2 निकल के आती है, t की वैल्यू 9.2, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, सपोज अ रेडियम 22688 न्यूक्लियस एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट। मैं लिख देता हूं, रेडियम 22688, और ये कैसा है, ये रेस्ट में है, ये आराम कर रहा है, और ये ग्राउंड स्टेट में भी है, ग्राउंड स्टेट में ये बहुत मजे में जी रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अंडरगोस अल्फा डिके, चलो ये क्या हो जाता है, ये अल्फा डिके में चला जाता है, और क्या बनता है, ये रेडॉन में कन्वर्ट होता है, रेडॉन 22286 में कन्वर्ट होता है।
इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, और ये कन्वर्ट हुआ बट ये कैसा है, ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट की इस तरह से हम लोग एस्ट्रिक मार्क यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, ये अल्फा डिके में है तो इसके साथ साथ अल्फा को भी बना लिया जाए, हीलियम 4 2, ये अल्फा है हमारे पास में, हीलियम 4 2। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनी, ये जब निकला तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ये 4.44 MeV, इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकला ये हीलियम, ठीक है। अच्छा, हीलियम अगर ये काइनेटिक एनर्जी लेके निकला है, दैट मीन्स इसके पास कुछ मोमेंटम लेके निकला है। ऐसा समझो, जब हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सपोज मेरे पास एक बम है, ठीक है, और ये जब बम फटता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में कैसा है, या चलो सुतली बम है, सुतली बम में यहाँ से ऐसे तुमने आग लगाई तो ये शुरू में रेस्ट पे था, अब ये जब फटा तो इसके चीथड़े उड़ जाएंगे, ठीक है, और ये इस तरह में डिवाइड होगा और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट मीन्स इसके पास कुछ मोमेंटम भी आ गया। तो सेम जो केस होता है, ये केस हमारे न्यूक्लियस के साथ भी होता है। न्यूक्लियस बेचारा शुरू में ये रेस्ट पे था, ये रेडॉन का जो न्यूक्लियस था ये रेस्ट पे था, अब ये डीके हुआ, दैट मीन्स ये फटा। अब फटा किस में गया, ये गया रेडॉन में और हीलियम में, ठीक है, रेडॉन में और हीलियम को और छोटा बनाता हूं मैं, और हीलियम में। अब हीलियम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स इसके पास कुछ मोमेंटम है P, तो रेडॉन के पास भी कुछ मोमेंटम होना चाहिए, और मोमेंटम कुछ नहीं, वो भी P होना चाहिए, सच दैट इसका जो नेट मोमेंटम है वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जो रेडॉन था वो, रेडियम जो था इनिशियली RA, मतलब रेडियम जो था वो रेस्ट पे था, दैट मीन्स इसकी मोमेंटम 0 थी, और इस पे किसने फोर्स लगाया, ये जो फटा वो उसकी इंटरनल केमिकल एनर्जी की वजह से फटा, इंटरनल एनर्जी की वजह से फटा, दैट मीन्स उसके ऊपर बाहर में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इनिशियली उसकी मोमेंटम अगर 0 थी तो बाद में भी उसकी मोमेंटम 0 होनी पड़ेगी, ठीक है। तो हीलियम की जितनी मोमेंटम है उतनी ही मोमेंटम रेडॉन की भी होगी, ये Rn, हीलियम की मोमेंटम जितनी है फटने के बाद या डिके होने के बाद, उतनी मोमेंटम रेडॉन की भी होनी पड़ेगी। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल केमिकल एनर्जी की वजह से वो फटा, ठीक है, फटा मतलब यहां डिके हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम ऑफ हीलियम और रेडॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से होगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि तभी तो ये दोनों, एक P है दूसरा -P, तो कैंसिल आउट के 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यार मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन तुमको पता होगा, अगर हीलियम की काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है और तो हीलियम की मोमेंटम पता है, मोमेंटम हम लोग कैसे लिखते हैं, √2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई, P²/2m मैं बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ mv² भी कर लो, हाफ mv² और mv को जो भी करना है ये कर लो, ये आ जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम, ये रिलेशन है, तो हम लोग ऐसा क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ हीलियम, मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात करूं तो मोमेंटम ऑफ हीलियम का मैग्नीट्यूड इज सेम एज मोमेंटम ऑफ रेडॉन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ हीलियम कैसे लिखेंगे, √2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हीलियम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ रेडॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन। वेरी गुड। अब दोनों तरफ रूट है, रूट दोनों तरफ से हटा सकते हैं, ये दोनों तरफ से हटा सकते हैं, ठीक है, हट गया। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर मैं लिखना चाहूं रेडॉन, Rn, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेडॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, थोड़ा छोटा लिख, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम दैट मींस अल्फा पार्टिकल का जो मास दिया हुआ है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय रेडॉन का मास दिया हुआ है 222 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम कहाँ दिया हुआ है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम यहाँ लिखा हुआ है ना 4.44 MeV, 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो दिस टर्म कम्स आउट टू बी, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.08 MeV आ जाती है इसकी वैल्यू। दैट मीन्स रेडॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन मेरे पास निकल के आ गई 0.08 MeV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई, तो मैं बाकी चीजों को यहां से अब थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब हमें रेडॉन की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई और हीलियम की काइनेटिक एनर्जी पता थी, वो क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है। अब आगे क्या करें, तो देखो अब आगे बोला गया है
कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना रेडॉन न्यूक्लियस देन गोज टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय गामा डीके। अब ये देखो रेडॉन जो था वो तो स्टेबल नहीं था ना यार, वो स्टेबल नहीं था, तो ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में गया, दैट मीन्स कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो उसके एनर्जी रिलीज करने के लिए उसने क्या किया, गामा डीके में गया। ठीक है, गामा रेडिएशन उसने एनर्जी के टर्म्स में उसने रिलीज कर दिया। एक्साइटेड स्टेट में होगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में, और गामा रेडिएशन वो रिलीज करके ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। ये अब ग्राउंड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट। तो ये गामा जो एनर्जी इसने रिलीज की, जो गामा के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज की, वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यार अब हम एक काम करें कि टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई इस डीके में टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है। और ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। जो एनर्जी है ई इन जो भी डीके में बोलता हूँ, ई इन डीके दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर है। मास डिफेक्ट कितनी आई, देखो रेडियम की मास कितनी थी 226.005 माइनस बना क्या क्या रेडॉन बना, रेडॉन के मास कितनी है 222 माइनस, और अल्फा पार्टिकल की मास कितनी है 4। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर जो हमेशा लेना चाहिए दैट इज न्यूक्लियस का मास लेना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो डेल्टा मास डिफेक्ट हम लोग लिखते हैं, तो वो न्यूक्लियर मास डिफेक्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहां क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक चीज है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मास को इसमें कैलकुलेट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास या तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, जो लेफ्ट और राइट साइड में बराबर हो जाएंगे, ये चीज हमें एश्योर करना पड़ेगा। और या तो फिर अगर क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो बहुत कम आ जाएगा, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट ये चीज हमें पता रहनी चाहिए कि हम लोग इसमें जो हम लोग रेडियो एक्टिव डीके कंसिडर करते हैं, उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव डीके में जो हम लोग रिएक्शन कंसिडर करते हैं वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एम इज बेसिकली जो मेरे पास मास का जो डिफरेंस है दैट इज न्यूक्लियस का जो टोटल मास का डिफरेंस न्यूक्लियस का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पर देखो कैलकुलेट करो, हीलियम जो भी अल्फा डीके है उसके इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एटॉमिक मास को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज हमें न्यूक्लियस का मास एक्चुअल में देखा जाए तो न्यूक्लियस का मास कंसिडर करना चाहिए, बट यहाँ दोनों साइड में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनर्जी डीके में इतनी निकली, इतनी इंटू सी स्क्वायर, इतनी यू। ठीक है, इतनी यू लिखेंगे इंटू सी स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू बहुत आराम से 222,4,226.005 आ रही है। ये 0.005 इंटू यू की वैल्यू दी हुई है, यू को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 931, ये वैल्यू दी हुई है यहाँ से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज स्पीड ऑफ लाइट इंटू सी स्क्वायर, एक और सी स्क्वायर यहाँ बचा हुआ था। तो ये जो दोनों चीजें ये दोनों आपस में कटकुटा गए और ये वैल्यू मेरे पास में आई। और इस वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो दिस वैल्यू इज 4.655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस, इतनी एनर्जी रिलीज हुई इस डीके में, रेडियो एक्टिव डीके में, इतनी एनर्जी। अब इसमें से कुछ एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन में गई, फिर कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम में गई, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई गामा में। ठीक है, तो ये कहां गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन में गई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम में गई, और रेडॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके गई थी, लेकिन वो एनर्जी फाइनली रिलीज हो गई। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड इन गामा, एज गामा, जो भी गामा रेडिएशन। और ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, 4.655। अब रेडॉन की एनर्जी कितनी निकली, 0.08। ये सारा MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो रही है। और ये आ गया मेरे पास में 4.44 प्लस ई गामा दैट इज इक्वल टू 4.655। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ई गामा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, दिस इज 4.655 MEV माइनस 4.52 आ रहा है ना, 4.52 इन MEV। और ये कैलकुलेट हो जाएगा 5 में से 2 3, और सॉरी हाँ 5 में से 2 3, और 6 में 5 1.135 MEV। तो 0.135 MEV को हम लोग 135 kV भी तो बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ गामा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 135 keV में पूछा गया है, तो 135 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 का।
सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला गया है, इन अ रेडियोएक्टिव डिके चेन थोरियम, क्या बोला गया, थोरियम 232 90 न्यूक्लियस डिकेज टू लेड 212 82 न्यूक्लियस, ठीक है। लेट एन अल्फा एंड एन बीटा बी द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग He42 के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं बीच में एक थोड़ा सा ये प्लस साइन में थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, ठीक है। He42 में के नाम से जानते हैं। और बीटा माइनस को हम लोग इस तरह से जानते हैं, बीटा 0 -1 इस तरह से जानते हैं। अच्छा, एन अल्फा इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ एन अल्फा मैं बोल सकता हूँ एन अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसको एक दूसरे पेन से लिखते हैं, थोड़ी चीजें क्लियर रहेंगी। एन अल्फा नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स जनरेट हुए, मतलब अल्फा पार्टिकल जनरेट हुए, और एन बीटा टाइम्स ऑफ एन बीटा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जनरेट हुए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अल्फा और बीटा कितने प्रोड्यूस हुए। तो यार सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसकी जो ऊपर वाले ना, ये इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो 232, ये तो यार तुम लोग करते आए होगे बहुत बार, ये केमिस्ट्री में तो करते ही आए होगे, बहुत बार किए होगे। 232 इक्वल्स टू 212 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एन अल्फा प्लस 0 टाइम्स ऑफ एन बीटा, दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 232, इसको कैलकुलेट करो यार, 0 टाइम्स ऑफ एन बीटा मतलब ये तो खत्म हो गया, ठीक है। 232 माइनस 212 ये हो गया 20, दैट इज इक्वल टू 4 एन अल्फा, और एन अल्फा की वैल्यू 5 आ जाती है, 5। उसी तरह से अब नीचे वाले को कंपेयर करें तो 90 दैट इज इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन अल्फा माइनस एन बीटा। अच्छा, 90 माइनस 82 इज 8, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन अल्फा, दैट इज 2 5 10 माइनस एन बीटा, और यहां से एन बीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 2। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या मिलेगा। चलो भगवान करे तुमको भी ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही बोला था, बहुत लोग खुश हुए थे। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, एन अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, ए हो गया इसका सही आंसर, एन बीटा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है आयोडीन 131 इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन दैट बीटा डिकेज टू फॉर्म आइसोटोप ऑफ जेनॉन विथ हाफ लाइफ ऑफ 8 डेज। तो अच्छी बात है, आयोडीन 131 एक आइसोटोप है और ये बीटा डिके करता है और क्या बनाता है, जेनॉन बनाता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी हाफ इज 8 डेज। अच्छा है, a small amount of serum labeled with I-131 is injected into the blood of a person। एक आदमी है, इसके खून में इस तरह से इंजेक्शन से इसको डाल दिया गया। क्या डाला गया, आयोडीन 131, और the amount of activity the activity of the amount of I-31 injected was 2.4 into 10⁵ बैक्वेरल। तो जो इसकी शरीर में जो एक्टिविटी पाई गई, I-31 की जो एक्टिविटी पाई गई, मैं इसको T=0 बोल देता हूँ। एट T=0 इसके अंदर जो एक्टिविटी पाई गई, एक्टिविटी मैं बोल रहा हूँ, दैट इज ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A0 से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, A0 एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, दैट इज 2.4 into 10⁵ बैक्वेरल, डीके पर सेकेंड होता है बैक्वेरल, ठीक है। It is known that injected serum will get distributed uniformly in the blood stream in less than half an hour। आधे घंटे के अंदर पूरे शरीर में वो फैल जाएगा आयोडीन। After 11.5 hours 2.5 ml of blood is drawn from person's body। निकाला जाता है सिरिंज से, इसको खून 2.5 ml खून बाहर निकाला जाता है, and gives an activity of 115 बैक्यूरेल, ठीक है। उस 2.5 ml खून में 115 बैक्यूरेल मिलता है हमें एक्टिविटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड इन द पर्सन्स बॉडी, उसके शरीर में, इस आदमी के शरीर में कितना खून है, कितना लीटर खून है, वो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बोले T=0 में इसकी एक्टिविटी इतनी है, तो एक्टिविटी हमें पता है एक रिलेशन एक्टिविटी का, किसी टाइम T पे एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, A0 इंटू e⁻⁻⁡T। इस रेट से एक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटी किसी टाइम T पे दैट इज इक्वल टू A0, दैट इज 2.4 इंटू 10⁵ इंटू e⁻⁻, व्हाट इज लैम्डा, डीके कांस्टेंट। लैम्डा इज बेसिकली ln2 डिवाइडेड बाय T हाफ,
ये सबने पढ़ रखा होगा, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट इज ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो डाल देते हैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ से ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ इंटू टी। अच्छा, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 डेज, और यहाँ पर टाइम को हमें आवर्स में कैलकुलेट करना है, आवर्स में रखना है। टी इज 11.5 आवर्स, देखो दिया हुआ है। आफ्टर 11.5 आवर्स निकालना है ना मुझे। एक्टिविटी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 11.5 आवर्स में दिया हुआ है, मतलब ये जो टाइम डालेंगे हम लोग, दिस इज एन 11.5 आवर्स, दैट मीन्स ये टी हाफ को भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.4 इंटू 10⁵ ई रेस्ट टू पावर माइनस ln2 इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज 8 इंटू 24। अरे बाप रे, ln2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24, ये वैल्यू ln2 की वैल्यू कितनी आती है, ln2 की वैल्यू तो बहुत कम है, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 24 बहुत कम, इंटू 11.5 ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं। मतलब एक्सपोनेंशियल के अंदर जो ये जो टर्म रखा हुआ है इसकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम। और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू, अगर x बहुत कम है तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट टू पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + x, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यू मे यूज ई रेस्ट टू पावर x नियरली इक्वल टू 1 + x, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। ई रेस्ट टू पावर x का एक्सपेंशन करके 1 + x + x² बोल करते जाओ, अदरवाइज बोला गया है तो यूज कर लो इसको। ई रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू 1 + x, तो ई रेस्ट टू पावर x इज 1 + x, तो ई रेस्ट टू पावर माइनस x इज 1 - x, ठीक है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग यूज करेंगे। 2.4 इंटू 10⁵ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को ई रेस्ट टू 1 - x लिखेंगे, ln2 इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई 8 × 24, और ये वैल्यू कैलकुलेट करो, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.3 इंटू 10⁵. दिस इज द एक्टिविटी आफ्टर 11.5 घंटा, दिस इज द एक्टिविटी आफ्टर 11.5 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है, देखो क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोला गया है कि एक्टिविटी आफ्टर 11.5 घंटा, आफ्टर 11.5 घंटा 2.5 ml ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम पर्सन्स बॉडी एंड गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 115। क्यों, यहाँ पर हमने तो कैलकुलेट करिए 2.3 इंटू 10⁵, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 115 बैक्यूरेल। ये इतना बैक्यूरेल आया ना, हमारी एक्टिविटी तो इतनी बैक्यूरेल आ गई, लेकिन इसमें 115 बोला गया है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा, यहाँ पे इसने सिर्फ 2.5 ml निकाला है खून का, ठीक है। 2.5 ml खून में कितना उसकी एक्टिविटी बता रहा है वो 2.5 ml खून में 115 बैक्यूरेल, ठीक है। तो 1 ml खून में कितना बैक्यूरेल, 1 ml खून में 115 डिवाइडेड बाई 2.5 बैक्यूरेल। अच्छा, 1 ml खून में इतना है, तो मेरे शरीर में अगर सपोज v ml खून है तो v ml खून में कितनी एक्टिविटी आ जाएगी 115 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू v, इतनी बैक्यूरेल आ जाएगी, इतनी बैक्यूरेल एक्टिविटी आ जाएगी। और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एक्टिविटी दी हुई है। तो ये जो एक्टिविटी दी हुई है दैट मीन्स 2.3 इंटू 10⁵ दैट इज बेसिकली इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू v, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो बहुत आराम से हमें दिखेगा कि जो v की जो वैल्यू आती है वो 5 लीटर आ जाती है, 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर आ जाती है। ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सब तुमको पता है, ठीक है। v की वैल्यू 5 लीटर आ जाती है। अच्छा, एक चीज इसमें से जो खून की जो वैल्यू है दैट इज 5 लीटर। एक चीज इसमें से ध्यान देखो, जब भी जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आएंगे तो मोस्टली ऐसा तुमको डेटा मिलेगा जो कि रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल डेटा मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि खून कितने ml, कितना शरीर में कितना खून है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगर सपोज आंसर आ रहा है 0.5, तो यार 0.5 लीटर लेके कोई शरीर में खून लेके कोई जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा डेटा देगा नहीं जेई, वो भी जेई एडवांस में ना, तो जेई मेंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा 50 लीटर आ गया, मतलब 50 लीटर का कोई आदमी होता है क्या 50 लीटर खून लेता हुआ, 50 लीटर खून किसी के पास होता है क्या? तो ऐसा अनरियलिस्टिक डेटा नहीं मिलेगा। तो कभी भी अगर थोड़ा कैलकुलेशन में अगर तुमको लगता है तो तुम थोड़ा चेक कर लो कि वो कितना रियलिटी के साथ कितना मैच कर रहा है, तो ये तुम्हारे पास एक एडिशनल एडवांटेज रह जाता है, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है एन एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर लैबोरेटरी रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 days इनसाइड द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सीडेंट हुआ और एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पर अंदर में रह गया, और जिसकी हाफ लाइफ 18 दिन की दी हुई है, ठीक है। टेस्ट्स रिवील्ड दैट द रेडिएशन वाज 64 times मोर देन द परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरी।
64 गुना ज़्यादा था उसमें परमिशिबल लेवल से। तो बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर सेफ फॉर यूज, कितने दिनों के बाद आदमी को उसमें हम लोग फिर से अंदर जाने दिया जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करें यार, यहाँ पे जो दिया हुआ है एक चीज़ की रेडिएशन वॉज 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल। तो ये क्या है, परमिसिबल लेवल से 64 टाइम्स, ये हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग रेडिएशन अगर हमें मेजर करना हो, ये रेडिएशन मेजर कर रहे हैं, तो रेडिएशन को कभी भी हमें मेजर करना हो तो बेसिकली हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसको हम लोग उसकी एक्टिविटी उसकी मेजर करते हैं, एक्टिविटी। और एक्टिविटी हम लोग किस टर्म्स में मेजर करते हैं, बेक्वेरल, ठीक है, बेक्वेरल यूनिट में हम लोग एक्टिविटी मेजर करते हैं। और एक्टिविटी अगर सपोज किसी टाइम पे सपोज इनिशियली एक्टिविटी अगर सपोज A0 थी, तो किसी टाइम पे एक्टिविटी हो जाएगी A0 इंटू e⁻⁻ तो ये बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल मेरे पास में है X सपोज, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल X है और इसकी हाफ लाइफ है, सपोज ये डीके हो रहा है Y में, तो इसकी जो हाफ लाइफ है T हाफ हम लोग बोल रहे हैं 18 दिन की हाफ लाइफ है, 18 डेज, ठीक है। तो X से Y ये डीके करता है। और ये एक्टिविटी की बात की जाए तो एक्टिविटी किसी टाइम पे A0 इंटू e⁻⁻ है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज इनिशियली जो एक्टिविटी थी वो हम लोग बोल देते हैं सपोज 64x थी, 64 स्मॉल x में लिख रहा हूं, एक्टिविटी किसी इनिशियली एट t=0, A0 की वैल्यू अगर इतनी थी, ठीक है, जैसे ही लैब में मटेरियल को छोड़ा गया या फिर कहीं डिपॉजिट हो गया ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, उस समय जो इसकी एक्टिविटी थी लैब में वो 64x थी, 64x। ऐसा हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम पे एट टाइम t, सपोज एट टाइम t एक्टिविटी हो जाती है x जो कि परमिसिबल है, दिस इज परमिसिबल, ये किसी टाइम t पे हो जाती है, वही टाइम हमें निकालना है ना, बेसिकली वही टाइम निकालना है। तो ये किसी टाइम पे सपोज उसकी परमिसिबल वैल्यू में आ जाती है एक्टिविटी, और इनिशियली वो कितनी थी, इनिशियली वो कितनी थी 64 टाइम्स, इसलिए मैंने एक को x माना है परमिसिबल, तो उससे 64 गुनी ज़्यादा 64 टाइम्स। तो ये कितने टाइम में ये परमिसिबल वैल्यू पे आ जाती है, मतलब ये x पे आ जाती है, x परमिसिबल था तो स्टार्टिंग में 64x हम लोग कंसिडर कर चल रहे हैं एक्टिविटी। तो बस पुट कर दो, a की वैल्यू x है, A0 की वैल्यू है 64x, और e⁻⁻ लैम्डा को हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा इज ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ। कोई भी इधर उधर की फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग रहते हैं कुछ भी इसका भी कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला बना देते हैं। यार देखो, जेईई एडवांस के एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारे पास रेंज क्या रहता है, फिजिक्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने सारे, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैथ्स, इतने सारे फॉर्मूला, इसलिए अनाप शनाप फॉर्मूला बिल्कुल मत रटना। जो चीज़ तुम आराम से डिराइव कर सकते हो, जिसमें तुमको आधा सेकेंड का भी टाइम नहीं लगने वाला है, ऐसे फॉर्मूलों को याद करने का क्या फायदा, वो भूल जाओगे तुम लोग। इसलिए अनाप शनाप कोई भी फॉर्मूला याद मत करना। फिजिक्स में तो कम से कम बिल्कुल जितना तुमको चाहिए बस उतना ही फॉर्मूला याद रखो, बाकी को ये जो डेरिवेबल है यार इतना इजीली तुम इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। वो क्या 2⁻⁻ समथिंग करके कुछ फॉर्मूला ही बना देते हैं इसका, वो सब फालतू फॉर्मूले मत याद रखो ना, इनऑर्गेनिक के कलर्स याद रखोगे या ये फालतू के फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू सिंपल a इक्वल टू A0 इंटू e⁻⁻ x इक्वल टू 64 x इंटू e⁻⁻ की जगह लिखेंगे हम लोग ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ। ये किसको याद नहीं रहता है, t हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, t हाफ की वैल्यू 18 दिन दी हुई है, 18 दिन इंटू टाइम, कितने टाइम में ये चीज़ हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है यार। इतना तो मैथ्स आता होगा यार, मैथ्स के भी फॉर्मूले याद करोगे क्या इतने, ठीक है। तो ये सारे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग लिख देंगे 1/64 दैट इज इक्वल टू e⁻⁻, कुछ भी डिराइव करके फॉर्मूला बनाते रहते हैं और वो रटवाते रहते हैं, मैंने देखा बहुत सारे कोचिंग में, ठीक है। खैर चलो, ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ln लें तो ये हो जाएगा -ln 64 दैट इज इक्वल टू -ln2 t डिवाइडेड बाई 18 इंटू t है। इसको हम लोग सॉल्व करें, ln 64 कैन बी रिटन एज -ln 2⁻6, अच्छा माइनस यहाँ से काट दो तो बन जाए मेरे पास ln 2⁻6, इसको मैं 6ln2 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू ln2 इंटू t डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से ln2 कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू 18 इंटू 6 दैट इज 108। इसमें क्या प्रॉब्लम था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये फालतू के फॉर्मूला मत याद करना, बस मैं यही रिकमेंड करूंगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 108 आंसर होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है द आइसोटोप
B12.5 एक आइसोटोप है B12.5, इसकी मास है 12.014 U, ठीक है। अंडरगोज बीटा माइनस डीके, ये बीटा माइनस डीके में जाता है और क्या बनाता है 12C6, और यहां से हम लोग लिख देते हैं बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। अच्छा, बीटा माइनस डीके है तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर निकलेगा, ठीक है। 12C6 हैज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है और इसकी जो एनर्जी है दैट इज 4.041 MeV, ठीक है। इतनी इसके पास एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी वजह से एनर्जी है एबव द ग्राउंड स्टेट। इफ B12.5 डिकेज टू 12C6 excited state, the maximum kinetic energy of beta particle, maximum kinetic energy of this beta particle is what, इसकी maximum kinetic energy पूछी गई है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, इस रेडियोएक्टिव डीके में एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो टोटल एनर्जी E रिलीज दैट इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं, मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा M कितना हो गया 12.014, यहाँ से माइनस ये कार्बन का कितना है, कार्बन की U कितनी है, कितनी U है दैट इज 12U, तो इतनी हो गई, इतनी U इंटू C स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी आई मास डिफेक्ट की वजह से दैट इज 0.014 इंटू U कितना मुझे दिया हुआ है 931.5 MeV पर C स्क्वायर इज स्पीड ऑफ लाइट इंटू C स्क्वायर एक और बचा हुआ है, और ये कितने मेरे पास में MeV में आ गया, और ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 13 पॉइंट कितना आता है 13.041 MeV, ये टोटल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये तो जो हमारे पास में रेडियो एक्टिव डीके है, ठीक है, बीटा माइनस डीके है, उसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी कहाँ गई, तो ये जो एनर्जी है ये सबसे पहले तो ये कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में गई, ठीक है। कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में जो गई एनर्जी, कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी गई वो इतनी एनर्जी गई। इसके अलावा और क्या, और कहाँ जा सकती है, सबकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, सबकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये चीज देखो, सबकी काइनेटिक एनर्जी मतलब मैं बोल रहा हूं एंटी न्यूट्रिनो की भी, बीटा की भी, और ये कार्बन की भी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये बीटा माइनस और ये एंटी न्यूट्रॉन की मास इतनी कम होती है, इनकी मास इतनी कम है कि सारी की सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये लेके जाएंगे। कौन कौन, बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ये लेके जाएंगे, कार्बन को कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे। अब एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, एक सपोज एक बड़ा सा बम है, बड़ा बम है, ठीक है, ये फटा। अब ये बड़ा बम जब फटा तो सपोज एक बड़ा टुकड़ा बना, और सपोज एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा फट के निकला, छोटा सा टुकड़ा ऐसा फट के निकला। तो अब बताओ, ये जो छोटा सा टुकड़ा है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी तो वो लेके जाएगा ना यार, बड़ा बम तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी लेके नहीं जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ पर वैलिड है, दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड है। लेकिन ये जो बड़ा वाला जो पार्ट है, ये जो बड़ा वाला जो पार्ट है, इसका मास इतना ज़्यादा है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला पार्ट इतना बड़ा है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेग्लिजिबल होगी। मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहेगा, ठीक है, मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बड़े वाले की इतनी कम हो जाएगी कि उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर भी एक बार तुमको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने क्या बोला कि जैसे दो बम फटते हैं, बम फटे, ठीक है, बम फटे और दो टुकड़े हुए, एक बहुत छोटा टुकड़ा हुआ और एक इस तरह का टुकड़ा हुआ, ठीक है। या फिर रेडियो एक्टिव डीके हुआ, रेडियो एक्टिव डीके में क्या हुआ, एक मेरे पास में कार्बन 12 जैसा एक बड़ा मतलब मास में बड़ा, इसकी जो मास बड़ी है, बड़ी मास वाला, और ये जो बीटा माइनस और जो एंटी न्यूट्रॉन है वो उनकी छोटी सी मास, तो उनको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो नेग्लिजिबल मिलेगी। दोनों का अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्व करें तो देखो, मोमेंटम अगर हम लोग सपोज मेरे पास एंटी न्यूट्रिनो को हटा दो, कोई एक छोटा सा मास है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, दोनों का मोमेंटम अगर मैं पहला और दूसरा का मोमेंटम कंजर्व कर, दोनों का मोमेंटम p है, तो कार्बन 12 की जो मोमेंटम होगी वो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन, ऐसा लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मोमेंटम, मैं दोनों का मोमेंटम बराबर कर रहा हूँ,
2m का ke से, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सपोज बीटा, सब बीटा जो बीटा माइनस डीके हो रहा है बीटा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा। तो यहाँ से देखो ये दोनों को बराबर करें तो ये दोनों का स्क्वायर रूट उठ गया, ये कट गया, तो जो मास है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड मास ऑफ बीटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन देखो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बीटा अपॉन मास ऑफ कार्बन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन यहां से अगर हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन, क्योंकि मास ऑफ कार्बन बहुत बड़ा है, दिस इज बहुत बड़ा, और ये दिस इज बहुत छोटा, दिस इज बहुत छोटा एंड दिस इज बहुत बड़ा, तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कार्बन की बहुत छोटी आएगी कंपैरिजन टू जिस बीटा का और एंटी न्यूट्रॉनों का। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सेजरेट कर दिया, तुम लोगों ने ये सब चीज तो पता ही होगा यार, है ना? ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कार्बन की इग्नोर कर यहाँ पर इसमें नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और मोमेंटम भी कंजर्व है, ऐसा नहीं कि नहीं कंजर्व है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं कार्बन का 0 लेके चल रहा हूँ, और ये एक्साइटेड स्टेट की वजह से ये एनर्जी है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब इसको भूल जाओ। अब ये तो एनर्जी इसके पास आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करूं तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका कर्व अगर तुमने देखा हो तो बेसिकली हमें बताना है कि बीटा माइनस के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। बीटा माइनस के पास मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब ये एंटी न्यूट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। एंटी न्यूट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो वेरी करती है, ठीक है, उसकी एनर्जी वेरी करती है। तो बेसिकली ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें बढ़ती है? कार्बन को तो खत्म ही कर दो, कार्बन के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है, बहुत नेग्लेक्टेड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो बीटा माइनस में और एंटी न्यूट्रॉनों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहां पर बोला गया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल। तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है हम लोग बीटा माइनस के पास काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान के चलेंगे इस केस में, ठीक है, बीटा माइनस के पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस। तो अब मेरे पास जो टोटल एनर्जी इस डीके से जो टोटल एनर्जी आई दैट इज 13.041 MeV। ये कहां बटी? एक कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4.041, कार्बन के काइनेटिक एनर्जी 0 में, एंटी न्यूट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी हम लोग अभी 0 माने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रॉनों और बीटा माइनस में डिवाइड हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस की काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बीटा माइनस इस तरह से लेके जाएगा। अदरवाइज दोनों में बीटा माइनस में और एंटी न्यूट्रॉन में शेयरिंग होती है इस एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस यहां से इसलिए मैं बोल सकता हूं दिस इज 13.041 माइनस 4.041 दैट इज 9, 13 माइनस 4 इज 9। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 9 MeV इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2016 में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Z प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें दी हुई है। एक सपोज मैं न्यूक्लियस बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने जानबूझ के, और इसमें सपोज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर में, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है ये क्या है? ये प्रोटॉन्स हैं, और सपोज ये रेडियस इज r, ये रेडियस अगर r है तो इसकी जो एनर्जी है, इस न्यूक्लियस की जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। द मेजर्ड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन 1h1 मतलब ये क्या हो गया? दिस इज प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, और ये हमें कुछ ये वैल्यू हमें दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। गिवन दैट रेडियाई ऑफ बोथ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियाई आर सेम, दोनों का रेडियस सेम है। 1U की वैल्यू दी हुई है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², c इज स्पीड ऑफ लाइट, और एक वैल्यू हमें ये भी दी हुई है। Assuming that the difference between binding energies of nitrogen and oxygen is purely due to electrostatic energy, तो जो इनका बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये एज्यूम करने के लिए बोला गया है। इस चीज को ध्यान से समझो। अगर हम लोग बोले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात हो रही है
और उन दोनों का जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, सपोज मैं उसको डेल्टा बीई बोल देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई कौन सा है? ई, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहां हमें दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रब करता हूं। मेन हमारा क्वेश्चन का थीम हमें पता चल गया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों की आएगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, उसका जो एनर्जी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस है, और जो इनका बाइंडिंग एनर्जी का बेसिकली डिफरेंस है, उन दोनों को हमें इक्वेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, बस इतना काम हमें करना है, ये काम कर दो, दोनों का बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ले लो। और बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हम लोग मास डिफेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैं बोलूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मेरे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। हम लोग किसी भी एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, सपोज मेरे पास कोई एटम है एक्स और इसकी एटॉमिक मास है ए सपोज, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जेड। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्स ए जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं बोलूंगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सिंपल बोल दोगे जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलोगे ए माइनस जेड। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं और मास डिफेक्ट की बात कर रहा हूं नाइट्रोजन के केस में, तो इसके पास कुछ सपोज कुछ न्यूट्रॉन्स हैं और कुछ प्रोटॉन्स हैं, वो कंबाइन होके नाइट्रोजन की न्यूक्लियस फॉर्म किया। अब नाइट्रोजन की न्यूक्लियस का जो मास है वो कुछ कम होगा कंपेयर टू जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के उनका जो मास है। ठीक है, सपोज मैं नाइट्रोजन की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन फॉर्म होने में कैसा क्या क्या लगा होगा? नाइट्रोजन फॉर्म होने में, नाइट्रोजन में देखो नाइट्रोजन 15 7 हम लोग बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं दैट इज A माइनस Z इज व्हाट 8। ठीक है, इतने प्रोटॉन्स लगे और इतने न्यूट्रॉन्स लगे, और अगर मैं इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स से नाइट्रोजन का न्यूक्लियस इस तरह से बना, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का जो मास है दैट विल बी समवट लेसर देन जो 7 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स का मास। और वो जो मास का डिफेक्ट है दैट इज बेसिकली जो मास डिफेक्ट की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज होता है। तो यहां से अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअली हमें यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लिया नहीं, न्यूक्लियस, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस लिखना चाहिए था, बट यहां पर हम लोग इसको सीधा हम लोग इसको ये वाला मास ले लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या क्या चीज से बनेगा? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग यहां पर जो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का जो मास है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस का मास या फिर नाइट्रोजन का मास हम लोग सेम बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास कितना आ गया? Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जो भी नाइट्रोजन है। तो इस बेसिस पे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन बोले तो दिस विल बी Z कितना है नाइट्रोजन के केस के लिए? Z इज 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस अब A माइनस जेड करेंगे तो 15 माइनस 7 यहां से देखो 15 माइनस 7 इज 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन सिंपल हम लोग mn से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 8। देखो यहां से 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 7। 15 माइनस 8 दैट इज 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लेना है, दैट इज डेल्टा बीई। हम लोग देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इसका और इसका। तो देखो 7 माइनस 8 दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 8 माइनस 7 दैट इज प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां से माइनस mn माइनस mo मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ
नाइट्रोजन। अच्छा, ये तो मास हो गया ना, इंटू सी स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा ना, इंटू बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, मास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ से मेरे से छूट गया था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक सी स्क्वायर का टर्म आएगा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस। अब ये बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो हमें यहां पर ये दी हुई है। अब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो डेल्टा ई अगर हम लोग लिखें तो देखो ई को देखो, ई वाले इक्वेशन को देखो, इसमें से बाकी सारा चीज कॉमन है। अगर मैं ये चीज ऑक्सीजन के लिए निकालूं, ई ऑफ ऑक्सीजन माइनस ई ऑफ नाइट्रोजन, मैं ये चीज निकालूं तो बेसिकली इसमें कॉमन बाकी सब कुछ कॉमन मिलेगा, 3/5 कॉमन है, ई स्क्वायर कॉमन है, 4 एप्सिलॉन आर कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, z इंटू जेड माइनस 1। तो मैं बाकी सब चीज सेम रखता हूँ, 3/5 ये कॉमन निकाल देता हूँ मैं, 3/5 ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब मैं अंदर लिखूंगा किसके लिए, सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए लिखा तो ऑक्सीजन के लिए z कितना है, ऑक्सीजन के लिए z इंटू जेड माइनस 1 हम लोग लिखेंगे, माइनस नाइट्रोजन के लिए z इंटू जेड माइनस 1। तो ऑक्सीजन का z कितना है, ऑक्सीजन का z यहां से देखो, ऑक्सीजन का z दिया हुआ है 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है, पहले ये ऑक्सीजन का हो गया। अब नाइट्रोजन का हम लोग लिखेंगे, नाइट्रोजन का माइनस करेंगे एनर्जी, तो नाइट्रोजन के लिए z इज 7, तो 7 इंटू 6 ये हो गया, दैट मीन्स इसको हम लोग अब इस दोनों को इक्वेट कर दो, ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड, दोनों को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 माइनस 1.007825 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है 1.008665, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ दिया हुआ है, सबसे लास्ट में ये वाला वैल्यू 15.003065। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ नाइट्रोजन, हाँ ये वाली वैल्यू 15.000109, तो इतना U में दिया हुआ है, दिस इज इन U, और U को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज इन U, तो U को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर आ गया ये, इंटू सी स्क्वायर, ये तो डेल्टा एम हो गया इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आ गया, दिस इज द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां से, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/5 ये वाले एनर्जी सेकेंड 3/5 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 56 माइनस 7 6 42, तो दैट इज बेसिकली 14, दिस इज बेसिकली, दिस टर्म इज बेसिकली 14 इंटू 14। तो यहां से मुझे बेसिकली आर कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन तो थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैरी आउट करो, और यहां पर देखो सब कुछ ये जो दिया हुआ है ना, ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.44, तो इसको यहां से ये वैल्यू भी पुट कर दो, 1.44 अगर हम लोग यहां से पुट करते हैं 1.44, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, दोनों तरफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फेम्टोमीटर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर, तो जो भी रिजल्ट आएगा आर का, ठीक है, आर की वैल्यू एक नीचे यहां पर आर आएगी। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आएगी तो वो फेम्टोमीटर में आएगी, तो आर की जो वैल्यू हम लोग फेम्टोमीटर में कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 3.42 फेम्टोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं सी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2015 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं जेईई एडवांस में। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की जरूरत थी, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, बट थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू अ विलेज यूजेस अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करेगा एज अ फ्यूल, और वहां से उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से गांव वालों को वो पावर प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहा था, और वो जो रेडियो एक्टिव फ्यूल यूज कर रहा था वाज हैविंग हाफ लाइफ टी ईयर्स है, टी ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है, कितनी है, टी ईयर्स। ठीक है, तो हाफ लाइफ अगर टी ईयर्स है दैट मीन्स टी ईयर्स के बाद वो जो फ्यूल है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी,
अगर वो इनिशियली P प्रोड्यूस कर रहा था, P पावर प्रोड्यूस कर रहा था, तो T ईयर्स के बाद कितना प्रोड्यूस करने लगेगा? P/2 हाफ लाइफ के बाद, ठीक है। The amount of fuel at the beginning is such that total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available. तो सपोज मैं बोल रहा हूँ, सपोज इनिशियली जो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो पावर P प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। अगर वो इनिशियली पावर P प्रोड्यूस कर रहा था, मैं ऐसा लिख देता हूँ, एट T = 0 द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट वाज P सपोज, ठीक है। P पावर, दैट इज पावर प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट। तो इसका कितना रिक्वायरमेंट था गांव वालों को? गांव वालों को सिर्फ इसका 12.5% रिक्वायर्ड था। 12.5% ऑफ P रिक्वायर्ड, ये गांव वालों की रिक्वायरमेंट थी। तो 12.5% ऑफ P, दैट मीन्स 125/100, और 12.5 तो और एक जीरो नीचे आएगा। इतनी पावर रिक्वायरमेंट थी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना P/8, 1/8 ऑफ द पावर। जितनी पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी 1/8 पावर गांव वाले उसका यूज कर रहे थे। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेरे पास में फ्यूल है ना, न्यूक्लियर फ्यूल है, तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। फिर धीरे धीरे उसके वो एक हाफ लाइफ के बाद वो कितना पावर प्रोड्यूस करने लगेगा? P/2, आधा हो जाएगा उसका, उसकी जो क्षमता हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। हाफ लाइफ के बाद हमें पता है वो उसकी क्षमता आधी हो जाएगी। तो अगर इनिशियली T = 0 पे P पावर प्रोड्यूस कर रहा था, तो हाफ लाइफ के बाद वो P/2 प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद उसके हाफ लाइफ के बाद और एक हाफ लाइफ के बाद वो P/4। तो हमें बेसिकली बताना है, यहाँ पर क्या बताना है, इफ द प्लांट इज एबल टू मीट द टोटल पावर नीड्स ऑफ द विलेज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ NT ईयर्स। तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट पावर प्लांट को मीट करना है, दैट मीन्स P/8 पावर को मीट करना है पावर प्लांट को। तो कितने टाइम तक ये पावर को मीट कर पाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं बोलता हूं इनिशियली T = 0 पे उसके पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रही थी P पावर, और वो मस्त, गांव वाले भी मस्त, पावर प्लांट भी मस्त। उसके बाद क्या हुआ, हाफ लाइफ के बाद, दैट मीन्स T ईयर्स के बाद पावर प्लांट कितनी प्रोड्यूस कर रही है? P/2। गांव वाले भी मस्त, क्योंकि उनको कितनी चाहिए? P/8 चाहिए। अभी भी वो P/2 प्रोड्यूस कर रहा है। गांव वाले भी मस्त, उनको सारी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद हाफ लाइफ T, फिर एक हाफ लाइफ के बाद, T टाइम के बाद, कैपिटल T टाइम के बाद इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? ये P/2 का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स P/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये P/4 प्रोड्यूस कर रहा है, गांव वालों की रिक्वायरमेंट P/8 मीट कर रहा है। अब फिर से हम लोग इसका एक टाइम पीरियड लेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, दैट इज T। तो ये कितना हो जाएगा? P/4 का आधा, दैट मीन्स P/8। अभी ये प्रोड्यूस कर रहा है पावर प्लांट P/8, और ये रिक्वायरमेंट है इनकी P/8। अब इसके बाद अगर ये थोड़ा सा भी हम लोग अगर टाइम बढ़ाते हैं, तो ये P/8 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और गांव वालों का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इसी टाइम तक के लिए, इतने ही टाइम तक के लिए गांव वालों की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई। तो गांव वालों की रिक्वायरमेंट कब तक पूरी हुई? ये तो बहुत ही सिंपल है सर। ये रिक्वायरमेंट जब T था, टोटल T + T, दैट मीन्स T + T + T, दैट मीन्स 3T टाइम तक गांव वालों की आवश्यकता पूरी हुई। और यहाँ पर क्या पूछा? NT ईयर्स। तो NT ईयर्स के साथ इसको कंपेयर करने पे N की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाती है। तो N की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, N की वैल्यू इज 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2015 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी A एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी R आर डिफाइंड एज A = -dN/dt एंड R = -dA/dt। इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, वेयर NT इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम T। टू रेडियोएक्टिव सोर्सेस P जिसकी मीन लाइफ टाउ दी हुई है, और Q जिसकी मीन लाइफ 2 टाउ दी हुई है। देखो यहाँ पर मीन लाइफ की बात की गई है, हाफ लाइफ की बात नहीं की गई है। और मीन लाइफ इज व्हाट? मीन लाइफ इज बेसिकली, मीन लाइफ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? 1/λ डिफाइन करते हैं ना। मीन लाइफ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मीन लाइफ दैट इज इक्वल्स टू 1/λ हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मीन लाइफ अगर टाउ दी हुई, तो टाउ अगर हम लोग P के लिए बात करें तो टाउ दैट इज इक्वल्स टू 1/λp मैं बोल देता हूं, ठीक है। लैम्डा फॉर P इज λp। तो इस तरह से हम लोग टाउ λp हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज λp मेरे पास कितना हो गया? λp इज बेसिकली 1/τ, ये हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग जो Q की मीन लाइफ दी हुई है 2 टाउ,
तो लेमडा क्यू हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लेमडा क्यू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 टाउ दी हुई, दैट इज 1/2 टाउ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीन लाइफ हमें दी हुई है, हाफ लाइफ नहीं। हाफ लाइफ दी हुई रहती तो हम लोग टी हाफ लाइफ कैसे डिफाइन करते हैं, ln2 डिवाइडेड बाई लेमडा, बट यहाँ पे मीन लाइफ दी हुई है, दैट इज सिंपली 1/λ। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। हैव द सेम एक्टिविटी एट t इक्वल्स टू 0, और P एंड Q की जो एक्टिविटी है, P एंड Q की जो एक्टिविटी है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 दोनों की सेम एक्टिविटी है। ठीक है, दोनों की एक्टिविटी सेम है, तो देयर रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटीज एट t इक्वल्स टू 2 टाउ आर rp एंड rq रेस्पेक्टिवली। तो हमें rp बाई rq का बेसिकली रेशियो निकालना है। तो सपोज हम लोग बोलेंगे कि यहां पर देखो दिया हुआ है nt इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t कैसे हम लोग लिखते हैं, दैट इज बेसिकली n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इंटू e रेज टू पावर माइनस लेमडा t। तो ये जनरल इक्वेशन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जनरल इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए। अच्छा, इसमें अगर हम लोग एक्टिविटी लिखना चाहें तो एक्टिविटी इज माइनस dN/dt। तो एक्टिविटी अगर हम लोग इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस लेके, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट लेमडा n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t। ये एक्टिविटी हो गई किसी भी टाइम पे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज एक्टिविटी अगेन ए को हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें एक माइनस साइन ले लेंगे, तो देखो लेमडा बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा t। तो ये डिफरेंशिएशन तो हमें करना आता है, इसमें हम लोगों को कुछ डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और एक माइनस साइन लगाया तो मेरे पास में एक्टिविटी आ गई। इसको और एक बार डिफरेंशिएट किया और एक माइनस साइन लगाया तो मेरे पास में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी आ गई। अच्छा, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पर एक चीज बोला गया है, t इक्वल्स टू 0 में दोनों की एक्टिविटी सेम थी, np की और nq की। तो दोनों की एक्टिविटी, np की एक्टिविटी हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा p। एक्टिविटी में देखो, बाकी चीज इधर से हटाओ, एक्टिविटी देखो, अगर p की एक्टिविटी लिखनी है तो लेमडा p इंटू n नॉट ऑफ p। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0 फॉर p, n नॉट p मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेमडा ऑफ p इंटू n नॉट ऑफ p, दोनों की जो नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थी स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पे, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, होगी ही, अलग अलग हो सकती है, क्या दोगी होगी, क्योंकि दोनों का लेमडा अलग है और इनिशियल एक्टिविटी दोनों का सेम बोला गया है। तो p के लिए अगर हम लोग बोले तो p के लिए p इज लेमडा p, लेमडा इज लेमडा p, n नॉट इज n नॉट p मैं बोल रहा हूँ, और t इक्वल्स टू 0 पे e रेज टू पावर माइनस लेमडा t कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 दैट इज 1। अब इसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, q के बराबर, तो लेमडा ऑफ q इंटू n नॉट ऑफ q, ये हम लोग ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, लेमडा p डिवाइड, यहाँ पर लेमडा n नॉट ऑफ p डिवाइडेड बाई n नॉट ऑफ q अगर हम लोग देखें, n नॉट ऑफ p डिवाइडेड बाई n नॉट ऑफ q दैट इज बेसिकली लेमडा q बाई लेमडा p। तो लेमडा q बाई लेमडा p, देखो लेमडा q बाई लेमडा p कितना हो जाएगा, दिस इज लेमडा q इज 1/2 टाउ, 1/2 टाउ, और लेमडा p कितना है यहाँ पर 1 टाउ इंटू 1 टाउ। तो यहाँ से देखो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज बेसिकली 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज n नॉट p डिवाइडेड बाई n नॉट q। ठीक है, दिस इज बेसिकली 1/2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लेमडा q बाई लेमडा p के बराबर है। तो ये वैल्यू हम लोग अभी थोड़ा सा रिटेन करेंगे। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, किसका किसका रेशियो पूछा गया है, rp एंड rq का, rp एंड rq का। तो वो हम लोग देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो rp बाई rq कितना हो जाएगा, rp रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था यार, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज एक्टिविटी फॉर p डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी बाय ऑफ q, किसी भी टाइम नहीं, t इक्वल्स टू 2 टाउ पे, सॉरी t इक्वल्स टू 2 टाउ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो t की वैल्यू 2 टाउ हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पहले rp लिख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, दैट इज लेमडा p स्क्वायर इंटू n नॉट p इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लेमडा की जगह लेमडा p इंटू लेमडा p की वैल्यू कितनी है, हम डायरेक्टली यहाँ से लिखते हैं 1 टाउ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लेमडा p इज 1 टाउ इंटू टाइम इज व्हाट 2 टाउ, टाइम इज 2 टाउ डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, RQ लिखूंगा, RQ। तो RQ हो जाएगा 2 टाउ, टाइम इक्वल्स टू 2 टाउ पे लेमडा q स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ q t इक्वल्स टू 0 पे e रेज टू पावर माइनस, अच्छा e रेज टू पावर माइनस लेमडा q इज 1/2 टाउ इंटू 2 टाउ, ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो लेमडा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा q स्क्वायर, यहाँ से देखो
लैम्डा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यू स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, 2 स्क्वायर देखो इसका उल्टा होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू एन नॉट पी डिवाइडेड बाई एन नॉट क्यू। तो ये बेसिकली हमें 1/2 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें 1/2 दी हुई है। और ई रेज टू पावर देखो यहाँ से ई रेज टू पावर ऊपर में क्या है मेरे पास में, ई रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई नीचे में बन जाएगा मेरे पास में ई रेज टू पावर -1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें, दिस इज 2 2 जा 4, 2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -1 ऊपर में बचेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज ई रेज टू पावर -1, तो नीचे में आगे ई बच जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास 2/e आ रहा है यहाँ से 2/e। तो n/e यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, n/e, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 2/e। तो यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि n की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। तो n = 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2015 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व भी करके देखेंगे हालांकि, ठीक है। तो बोला गया फिशन रिएक्शन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर x and y are two particles considering U-236 to be at rest। जो ये जो है U-236 ये रेस्ट पे था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आर डिनोटेड बाई KXC, KSR, KX एंड KY, सबकी काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट पे था, U-236 वाज एट रेस्ट, और फिर ये डिसइंटीग्रेट हुआ जेनॉन में, स्ट्रोंशियम और X और Y में, और सबकी काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। ठीक है, लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम, जेनॉन एंड स्ट्रोंशियम बी दिस रेस्पेक्टिवली, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। कंसिडरिंग डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज द करेक्ट ऑप्शन इज आर। देखो डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज, कुछ भी कंजर्वेशन लॉज तुम लगा सकते हो इसमें। तो अगर हम लोग बात करें, मैं एक बार रिएक्शन अगर लिखूं यहाँ पर फिर से, U-236 मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। U-236 92, जेनॉन 140 54 प्लस स्ट्रोंशियम 94 38 प्लस X और प्लस Y, ये मुझे पता नहीं है XY क्या है। ठीक है, XY मुझे पता नहीं है क्या है। तो सपोज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि X और Y की जो काइनेटिक एनर्जी है KX एंड KY, ये दोनों सेम है। X और Y की काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 2 MeV दोनों की। तो दोनों की 2 MeV दी हुई है। तो देखो अगर इस तरह के कभी भी डिसइंटीग्रेट होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, दैट मीन्स इन दोनों का मास सेम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है दैट मीन्स इसका मास दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैं अगर इसका मास नंबर बोलूँ, मास नंबर अगर मैं इसका A बोलूँ और इसका मास नंबर भी A बोलूँ, तो दोनों का मास इस तरह से सेम होगा। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से हमें ये समझ में आती है। अच्छा, अगर मैं इसका जो मास नंबर का, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें लगाऊं, सपोज इसमें चार्ज है, इसको मैं सपोज यहाँ से Z से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको भी मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इधर 92, मैं जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा रहा हूँ इसमें 92 दैट इज इक्वल टू 54 प्लस 38 प्लस Z प्लस Z, 92 इक्वल्स टू 54 प्लस 38 प्लस 2Z। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अगर हम लोग देखें तो 92 इक्वल्स टू 92 प्लस 2Z, तो दैट इज Z इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई पार्टिकल जिसमें ये जो चीज़ है Z इज बेसिकली माई 0 ओके। और अगर हम लोग मास नंबर का कंजर्वेशन लगाएं तो 236 दैट इज इक्वल टू 140 प्लस 94, 140 प्लस 94 प्लस 2A। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 236 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 4 3 और ये हो गया 234 प्लस 2A। तो यहाँ से A की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई, तो A की वैल्यू 1 आ गई। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम, दोनों का मास भी सेम है, पार्टिकल भी सेम है, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये न्यूट्रॉन होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन जो बच जाता है, कौन कौन सा ऑप्शन देखो हमारे पास सही हो सकता है, A हो सकता है या A या D हो सकता है। तो ऑप्शन B तो रूल आउट हो गया और C भी रूल आउट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है और दोनों सेम होने चाहिए, तो इस हिसाब से B और D रूल आउट हो गया। अच्छा, अब B और D अगर रूल आउट हो गया, A और D में बात करें तो हम लोग डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं, देखो A और D में कोई एक सही आंसर है। तो जेनॉन और स्ट्रोंशियम की अगर हम लोग बात करें तो जेनॉन और स्ट्रोंशियम में एक बात बताओ कि जेनॉन की अगर मास नंबर 140 है, स्ट्रोंशियम की 94 है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए,
काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जिसका मास छोटा है। स्ट्रॉन्सियम की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए और डी में देखो स्ट्रॉन्सियम की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ दी हुई है? तो ए में दी हुई है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ए करेक्ट आंसर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि ए इज़ करेक्ट, ठीक है, डी इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, अब इसको थोड़ा हम लोग प्रोसेस से भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ए और डी में कोई आंसर सही है। अब हम लोग इसको प्रोसेस से बेसिकली देखते हैं, ठीक है, सॉरी, अब हम लोग इसको प्रोसेस से देखते हैं। तो प्रोसेस से देखने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे कि जो जेनॉन और स्ट्रॉन्सियम की जो काइनेटिक एनर्जी का सम है वो कितना है, वो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं और इसको हम लोग निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी से। हमें आंसर पता चल चुका है, आंसर इज ए। तो अब प्रोसेस से हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ से देखो, मैं इसको एक बार रब करता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ बात की गई है, ये यूरेनियम, जेनॉन और स्ट्रॉन्सियम की कितनी दी हुई है? 7.5, 8.5, 8.5। तो मैं अगर जो मदर न्यूक्लियाई है और डॉटर न्यूक्लियाइज है, ठीक है, उनका अगर बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लूँ, वही मास डिफेक्ट से भी वही चीज़ हमको मिलता है, तो उन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो मुझे पता चलेगा कि फाइनल अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। और वही जो रिलीज्ड एनर्जी है वही जो डॉटर न्यूक्लियस और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, वो बेसिकली हमें उनका डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हुई, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं देखूं यूरेनियम की तरफ की बात करूं तो यूरेनियम में टोटल कितना है? 236। यूरेनियम में कितना हो गया? 236 न्यूक्लियॉन्स है। तो 236 इंटू अगर हम लोग करें तो 236 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई 7.5, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस करेंगे हम लोग क्या, जो भी हमारे पास में आरएचएस साइड में, आरएचएस साइड में टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो आरएचएस साइड में कितना हो गया? पहले जेनॉन को देखें तो जेनॉन के पास कितनी न्यूक्लियाई है? 140 इंटू 7.5 इंटू 8.5, जेनॉन की 8.5 है, 8.5 माइनस स्ट्रॉन्सियम की देखें एसआर, तो एसआर के पास 94 न्यूक्लियाई है और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई इज 8.5। तो ये जो डिफरेंस आया, ये बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस आया, इतनी एनर्जी रिलीज हुई और इसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ जाएगी 9 और 3 8 11 1 और 1 1, तो 219 MeV आ जाएगी, ठीक है। 219 MeV आ गई टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे में, जो प्रोडक्ट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब x और y जो देखो यहाँ से कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके गए हैं, x और y जो काइनेटिक एनर्जी लेके गए हैं वो 2-2 MeV लेके गए हैं। तो बची हुई जो MeV है वो जेनॉन और स्ट्रॉन्सियम के पास बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेनॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्सियम SR दैट इज बेसिकली इक्वल टू 219 में से 4 में घटा देता हूं, इतनी MeV। तो ये जो वैल्यू आ गई दिस इज बेसिकली 215 MeV। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो 215 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 215 तो आ रहा है, 129 और 86 को अगर प्लस करें तो 215 आ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये इस तरह से कंजर्वेशन लॉज को बेसिकली हम लोग अगर कंजर्वेशन लॉ से भी देखें तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि ए इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। तो देखो यार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही एक ही फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाफ लाइफ 1386 सेकेंड। अब जैसे ही हाफ लाइफ बोल दिया जाए ना तो तुम्हें लैम्डा समझ में आना चाहिए। तो लैम्डा इज बेसिकली व्हाट, ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ, दिस इज लैम्डा, ठीक है। और निकाल ही लो इसको, ln2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ की वैल्यू दी है 1386, ठीक है। तो अगर मैं इसको काम करूँ 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ऊपर बचा 693 डिवाइडेड बाई 1386 इंटू 1000 और ये देखो आराम से 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैम्डा की जो वैल्यू आई मेरे पास में 1/2000 आ गई,
ठीक है, तो एक रेडियो आइसोटोप यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाफ लाइफ ऑफ दिस हैज एक्टिविटी ऑफ 10⁻³ डिसइंटीग्रेशन, इतना डीके पर सेकेंड, 10⁻³ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब एक्टिविटी बोला ना, एक्टिविटी इज व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी हमें पता है कि लैम्डा एन होता है, और ये इनिशियल कंडीशन में दी हुई है, तो इनिशियल एक्टिविटी दी हुई है ए नॉट, दैट इज लैम्डा एन नॉट, ठीक है। एन नॉट इज व्हाट, इनिशियल नंबर ऑफ जो भी सैंपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो दिस इज बेसिकली ए नॉट लैम्डा इंटू एन नॉट, तो इनिशियली इतना था। अभी क्या बोलता है, गिवन दैट दिस द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डिके इन द फर्स्ट 80 सेकेंड, कितना डिके कर जाएगा इन फर्स्ट 80 सेकेंड। तो किसी टाइम टी पे एक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी टाइम टी पे एक्टिविटी क्या हो जाती है, लैम्डा इंटू एन, ये हो जाती है लैम्डा इंटू एन एट टाइम टी, और लैम्डा इंटू एन एट टाइम टी क्या हम लोग क्या लिखते हैं, एन एट टाइम टी इज नथिंग बट एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये लिखते हैं हम लोग। अच्छा, लैम्डा इंटू एन नॉट इज नथिंग बट ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली एन से मतलब है ना, हमें बेसिकली एन से मतलब है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, किसी टाइम पे एक्टिविटी देखो लैम्डा एन नॉट को क्या लिखेंगे, दिस इज ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा टी, किसी टाइम पे एक्टिविटी इज नथिंग बट ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, और एक्टिविटी को हम लोग क्या लिखेंगे किसी टाइम पे, लैम्डा इंटू एन एट टाइम टी, दैट इज बेसिकली ए नॉट इज व्हाट, ए नॉट इज लैम्डा इंटू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा से लैम्डा यहाँ से हटा सकते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पे किसी टाइम पे जो n है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो सैंपल में कितनी न्यूक्लियाई बची हुई है, nt इज व्हाट, ठीक है, कितनी न्यूक्लियाई बची हुई है, कुछ डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे, nt मतलब क्या, बची हुई न्यूक्लियाई है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कितनी व्हाट फ्रैक्शन है ना, द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डिके, कितना फ्रैक्शन डिके कर गया है, तो डिके कितना कर गया है, इतनी बची हुई है, दैट मीन्स एन नॉट इनिशियली एन नॉट थी, ठीक है, इतनी बची हुई है, मतलब डिके कितनी कर गई है, इतनी डिके कर गई है, एन नॉट माइनस एन टी डिके कर गई है, तभी तो एन टी बची हुई है। एन टी इज व्हाट, बची हुई न्यूक्लियाई, एन टी इज बची हुई न्यूक्लियाई, तो एन नॉट माइनस एन टी इज कितनी न्यूक्लियाई डिके कर गई, डिवाइडेड बाई, अब फ्रैक्शन निकालना है तो एन नॉट इनिशियल नंबर से हम लोगों को डिवाइड करना है, इसे ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, तो एन नॉट माइनस एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, हमें ये चीज करना है। तो यहाँ से देखो दिस इज, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, दिस इज 1 माइनस एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट, और 1 माइनस एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट हम लोग यहाँ से बहुत ही सिंपली देख सकते हैं, ये एन टी डिवाइडेड बाई एन नॉट इस इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज व्हाट, एन टी डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, बहुत ही सिंपल हो गया। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू हमने इनिशियल कैलकुलेट करके रखी है 1/2000, और टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम कितनी दी हुई है, कितने टाइम में पूछा गया ये 80 सेकेंड, तो इंटू 80, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास में, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 4/100। अब देखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये चीज बहुत बार यहाँ पर हमेशा यूज होता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, या फिर ई रेज टू पावर एक्स बोलो, ई रेज टू पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज स्मॉल, अगर एक्स स्मॉल नहीं है तो बाकी के टर्म ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक, वो जो हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स इज स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर विल बी और भी ज्यादा स्मॉल, तो बाकी सारे टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ई रेज टू पावर एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स इज स्मॉल, उसी तरह ई रेज टू पावर माइनस एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1 माइनस एक्स, तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पे जरूरत पड़ते रहेंगे, इसलिए बोला है यहाँ पर एक्सप्रेस नियरेस्ट इंटीजर परसेंटेज में पूछा है, तो पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, तो 1 माइनस ये वाला को मैं सॉल्व, ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स, ये यूज किया हमने, तो दिस इज नथिंग बट 4/100, तो ये 4/100 आ रहा है, दिस इज फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या किस में पूछा गया है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, दैट इज बेसिकली 4%, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए इतना मैं लिख दिया इतना सारा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो दैट विल बी 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में, इसमें बोला गया है द मास ऑफ अ न्यूक्लियस XAZ इज लेस देन
द सम ऑफ मासेस ऑफ a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये बात तो सच है। उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, मास डिफेक्ट। जो भी मास डिफेक्ट आया तो मदर न्यूक्लियाई और डॉटर जो भी न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिफरेंस है, मास का जो डिफरेंस है, वही एनर्जी के फॉर्म में आता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग मास डिफरेंस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। देखो वही चीज बोल दिया उसने। A heavy nucleus of mass m can break into two light nuclei of mass m1 and m2 only if m1 plus m2 is less than m। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर फिशन। ठीक है, फिशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि m1 जो भी बना, सपोज मेरे पास में x डिसइंटीग्रेट किया y प्लस जेड में, तो y प्लस जेड की मास अगर m1 प्लस m1 है और इसकी मास m2 है, सपोज को एक सेकेंड, इसकी मास y की मास है m1, z की मास है m2 और इसकी मास है x की 1। ये फिशन रिएक्शन है, x डिसइंटीग्रेट हुआ y प्लस जेड में। तो हम अगर ये कंडीशन ये है, ऐसा होना है, दैट मीन्स m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू दैट शुड बी लेस देन m। ठीक है, तभी ये चीज प्रोसेस होगा, तभी हम लोग बोलेंगे इसमें बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग तभी जो बाइंडिंग एनर्जी के जो भी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी और उसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास, ये फिशन रिएक्शन के लिए ये चीज होना चाहिए, ये चीज हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है इसमें देखो, ऑल्सो टू लाइट न्यूक्लियाई ऑफ मास m3 एंड m4 कैन अंडरगो कंप्लीट फ्यूजन। फ्यूजन के लिए जब बोल रहा है कंडीशन, एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई ऑफ मास m डैश ओनली इफ m3 प्लस m4 इज ग्रेटर देन m डैश। इसमें क्या बोला है कि सपोज मेरी कुछ न्यूक्लियाई है यहाँ पर से a प्लस b, इसमें फ्यूजन हो रहा है, गिव्स c। तो इसकी मास अगर है m3, इसकी मास है m4 और इसकी मास है m डैश, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि m3 प्लस m4 उल्टा हो गया यहाँ पर, शुड बी ग्रेटर देन m डैश, तभी ये यहाँ का ये फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कंडीशन दी हुई, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये फिशन की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, वो हम लोग यूज कर लेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो ये जो कंडीशन है ना, इसी कंडीशन को अप्लाई करके हमें करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एक मैं जैसे लेता हूं पहला केस, लिथियम 63 कैन एमिट एन अल्फा पार्टिकल। तो क्या ये एमिट करेगा, ये क्या फिजिबल है, क्या रिएक्शन फिजिबल है? तो एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स ये फिजन रिएक्शन में जा रहा है, फिशन रिएक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये अल्फा एमिट कर रहा है, He42 एमिट कर रहा है। तो साथ में क्या एमिट होगा इसके साथ में, देखो 6 - 4 मतलब 2 एटॉमिक नंबर का कुछ यहाँ पे रिलीज होने वाला है, और 3 - 2 सॉरी एटॉमिक मास, यहाँ ये मास नंबर है, सॉरी दिस इज मास नंबर। 6 - 4 2 मास नंबर का कुछ रिलीज होने वाला है, और 3 - 2 1 एटॉमिक नंबर का कुछ रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो 2 1 यहाँ से देखो, 2 1 मतलब क्या दिख रहा है, ये यहाँ से देखो, ये हम लोग इसको ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम बोलते हैं ना, तो ये रिलीज होने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पर इसको मैं H लिख देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 शुड बी लेस देन m। तो ये मेरे पास में m, इसमें m की जो वैल्यू होगी कैपिटल M, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, कैपिटल M की वैल्यू, दैट मीन्स लिथियम की वैल्यू कैपिटल M की ये वैल्यू दी हुई है। तो दिस इज 6.015123 U, इतनी दी हुई है, ये m की वैल्यू है कैपिटल M, और ये m1 और ये m2। तो अगर मेरे पास में m1 प्लस m2 अगर लेस देन m हो गया तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। रिएक्शन नहीं, जो भी ये फिशन रिएक्शन जो भी है, फिशन इज पॉसिबल, फिशन रिएक्शन। तो m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, m1 दैट मीन्स ये ड्यूट्रॉन की ये 2.014102 U दी हुई है। m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m2 इज हीलियम, ये वाले, दैट इज 4.002603। अच्छा, m1 प्लस m2 को जोड़ के देखो एक बार, क्या ये कैपिटल M से छोटी है या बड़ी है? तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा, सब लाइन से लिखा हुआ है ना, 3 2 5 0 6 1 7 6 1 0 6 पॉइंट इतना बन रहा है, 6.10167। और इसकी जो ये वैल्यू देखो, ये कैपिटल M की वैल्यू कम हो रही है m1 प्लस m2 से।
M1 प्लस M2 से कैपिटल M की वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इसको वायलेट कर रहा है, फिशन रिएक्शन के जो कंडीशन है ना उसको वायलेट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग बोलेंगे कि ए तो करेक्ट इसका ऑप्शन नहीं है, तो ए इज नॉट करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। उसी तरह से हमें सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, सेम यही कंडीशन हमें सब में चेक करनी पड़ेगी। चलो दूसरा देख लेते हैं, पोलाडियम PO 210-84 कैन एमिट अ प्रोटोन, प्रोटोन एमिट करना है, प्रोटोन एमिट कर रहा है। तो देखो प्रोटोन यहाँ पर कहाँ पर एमिट किया हुआ है, प्रोटोन प्रोटोन ये देखो यहाँ से 1H1 ये एमिट कर रहा है 1H1, तो साथ में इसके साथ और क्या एमिट करेगा, इसके साथ एमिट करेगा देखो 210 - 1 209 और 84 - 1 83 83। तो ये वाला कौन सा देखो कौन सा ये है एलिमेंट है 209 83 209 83 कहाँ है, कोई है 209 83 बिस्मथ, तो ये बेसिकली बिस्मथ है। तो यहाँ पर भी ये M1 M2 किसी को ले लो, M1 इसको M2 ले लो और कैपिटल M, सेम कंडीशन इसमें भी चेक करो M1 प्लस M2, देखो इसकी ये M1 है और बिस्मथ वाला M2 है, दिस इज M2, यहाँ से M2 कैलकुलेट हो जाएगा, M2 तुमको ये वैल्यू दी हुई है 208.98 वाला जो है, और M1 दी हुई है 1.0078 ये, ठीक है। M1 प्लस M2 करो और उसको पोलाडियम PO उससे कंपेयर करना है, मतलब इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी, मैं जोड़ घटाव नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगी दैट इज M इज लेस देन M1 प्लस M2, यहाँ पर कंडीशन आ रही है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, M शुड बी ग्रेटर देन दिस, M शुड बी ग्रेटर देन फिजन रिएक्शन के लिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ बी भी हमको यहाँ से सही नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगर सी को चेक करेंगे तो सी में देखो ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, ड्यूट्रॉन क्या है ये, ठीक है, ड्यूट्रॉन के एटम को हम लोग हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है ना ड्यूटेरियम, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, दिस इज ट्रिशियम, तो इसी को हम लोग ड्यूट्रॉन बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। उसको अगर सिर्फ उसको न्यूक्लियस की बात किया जाए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग ड्यूट्रॉन बोलते हैं, और अगर कंप्लीट एटम की बात करी जाए तो उसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ठीक है। ड्यूट्रॉन मतलब सिर्फ उसके न्यूक्लियस की बात की गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये सारी चीज़ें तुमने केमिस्ट्री में शायद पढ़ रखी होगी। तो ड्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूट्रॉन इज दिस He21 प्लस ये बोल रहा है कि फ्यूजन रिएक्शन जाएगा क्या, तो फ्यूजन रिएक्शन किसका हो रहा है, ड्यूट्रॉन और अल्फा दैट मीन्स He42। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो ये 2 और 4 6 वाले किसी में कन्वर्ट होगा, और 1 2 3 6 और 3 वाले में कन्वर्ट होगा। तो 6 और 3 में कौन सा है, ये देखो लिथियम है, तो ये बेसिकली लिथियम में ये फ्यूजन होके इस लिथियम बनने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसकी कंडीशन हम लोग अब सेकंड कंडीशन से देंगे, जो फ्यूजन रिएक्शन वाली जो कंडीशन थी वो हम लोग चेक करेंगे, दिस इज माई M3 हियर, दिस इज माई M4 हियर, और दिस इज माई M डैश। इस केस में M3 प्लस M4 शुड बी ग्रेटर देन M डैश, ठीक है, ये कंडीशन हमें चेक करनी है। चलो इसका हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो M3 की जो वैल्यू आ गई दैट इज ये वाली वैल्यू M3 की दैट इज 2.014102, और M4 भी मैं लिख देता हूँ, M4 दैट मीन्स हीलियम वाला, हीलियम ये, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। तो ये कितनी हो गई 4.002603, इन दोनों को M3 प्लस M4 का सम करते हैं 5076106, और M डैश की जो वैल्यू है, M डैश की वैल्यू किसकी है, ये लिथियम की, दैट इज बेसिकली 6.015123, इतनी यू है सब, ठीक है। अच्छा, तो M3 प्लस M4 तो ग्रेटर आ रहा है, मतलब हाँ दिस रिएक्शन इज फिजिबल, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि C इज करेक्ट। उसी तरह से D करोगे तो D इज इनकरेक्ट, प्लस माइनस करना है, प्रोसेस हमें पता चल चुका है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी पैराग्राफ का जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट of the alpha particle when the nucleus polonium 210-84 at rest undergoes alpha decay। तो ये अल्फा डिके में जाता है, दिस पोलाडियम, दिस PO 210-84, ठीक है, कहाँ ये इनिशियली रेस्ट पे था और ये अल्फा डिके में जाता है। अल्फा डिके में जाके क्या बनेगा, देखो अल्फा मतलब क्या, He42, तो इसके साथ क्या बनेगा, और तो 210 - 4 ये 206 वाला कुछ बनेगा, 84 - 2 82 वाला, 206 82, 206 82 वाला कोई बनेगा। 206 82 वाला कौन है भाई,
20682 वाला एक दिख रहा है, लेड बनेगा ये, ठीक है। अब लेड बनेगा। अब इसमें क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखो अभी मैंने बार बार बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम में अगर एक के पास काइनेटिक एनर्जी है तो दूसरे के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी लेड के पास भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और इनका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, इसके साथ साथ एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका मोमेंटम भी बेसिकली कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें एक रिलेशन ये मिलता है, मैंने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखा है इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं p²/2m, सॉरी मोमेंटम को लिखेंगे हम लोग √2m/ke। तो दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो, बम फटने वाला जो कंडीशन है। तो उस कंडीशन से हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लिखूं अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड लिखूं, सो दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आता है। तो मास ऑफ लेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा। और ऐसे भी हमें ये चीज़ भी समझ में आता है डायरेक्टली कि जो हैवी होगा, जो हैवी मेरे पास में न्यूक्लियाई होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। तो वो इनवर्स रिलेशन मास का आता है। और ये बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग लिखते हैं। मैं लिख ही देता हूँ यार, दोनों का मोमेंटम सेम है, दैट इज 2m/ke फॉर अल्फा मास ऑफ के, दिस इज इक्वल टू √2m/ke फॉर लेड ले लो, दोनों का इस तरह से, क्योंकि मोमेंटम दोनों के लिए कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा जो, क्योंकि इसका मोमेंटम वाज रेस्ट, दैट इज मोमेंटम जीरो, तो फाइनली इनका भी मोमेंटम जीरो होगा। उससे ये कंडीशन आता है और उससे हम लोग बेसिकली ये रिलेशन डिराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मास का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। तो बेसिकली मेरे पास में लेड के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड इज बेसिकली मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड मास ऑफ लेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो सवाल आता है कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो हम लोग डेल्टा mc² से निकाल सकते हैं, सॉरी डेल्टा mc² से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा mc² हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग पोलाडियम को लिखेंगे। पोलाडियम किधर है भाई, पोलाडियम ये, दिस इज बेसिकली 209.982876। ये हो गया मदर न्यूक्लियाई का जो मास है वो लिख दिया, माइनस। अब लेड का मास माइनस करेंगे इसमें 205.974455 माइनस, अब ये इसका भी हो गया हीलियम का मास, हाँ ये वाला, दैट इज बेसिकली 4.002603, इतना आ गया। दिस इज डेल्टा m, इतना u इंटू c²। ठीक है, और u एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमें दिया हुआ है, वो 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से देखो ये चीज़ दी हुई है। तो इसको हम लोग 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c², तो डायरेक्टली मैं इसको डायरेक्टली 932 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकता हूँ। ये सब हमने बहुत बार कर लिया अभी इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो चीज़ है, दिस इज टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी थी मेरी, इसकी इतनी एनर्जी बेसिकली रिलीज हुई, इसको हम लोग क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। क्यू वैल्यू इतनी बेसिकली डेल्टा मास डिफेक्ट की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हुई, क्यू वैल्यू। अब ये जो वैल्यू, ये एनर्जी रिलीज हुई, ये कहाँ गई, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो लेड और हीलियम है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 5.422 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब इतनी एनर्जी रिलीज हुई, दिस गोज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेड हमने देखो इस अल्फा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड मास ऑफ लेड। तो मास ऑफ अल्फा इज बेसिकली 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ लेड। मास ऑफ लेड कितना दिया हुआ है, 206, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो दिस इज बेसिकली, अगर ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 4 प्लस 210 divided by 206 times of kinetic energy of alpha, that is equal to 5.422। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ जाती है 5.319, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 5319। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसमें से तुमको कोई सा भी एक मैच पता हो तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे। इजी, उस पेपर का इजीएस्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। इतना आराम से तुमको मैच 2 कॉलम के पूरे नंबर मिल रहे हैं, कोई सा भी एक आता हो, कोई सा भी एक आता हो तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे अल्फा डीके हम लोग बोले तो दिस इज अल्फा इज व्हाट He42। बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके में ये क्या होता है, बीटा इस तरह से निकलता है, रिलीज होता है। फिशन हम लोग बात करेंगे। प्रोटोन एमिशन इज व्हाट H11। फिशन में क्या होगा, जो एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम लोग इसको पूरा करें, देखो जैसे पहले नंबर को पूरा करें, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, तो 15 - 15 यहाँ जीरो वाला कुछ बना होगा, जीरो मास नंबर वाला। 8 - 7 1, तो ये क्या है, 0 1 वाला क्या बना होगा, दिस इज बीटा। उसी तरह से 238 - 234 इज 4। ठीक है, उसी 92 - 90 इज 2, तो ये क्या है, दिस इज He, हीलियम है ये। उसी तरह से अगर हम लोग देखें 185 - 184 इज 1, 83 - 82 इज 1, दैट मीन्स ये क्या है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, उसी तरह से ये जो लास्ट वाला है ये समथिंग कुछ बनेगा। 239 - 140 दैट से 99, 99, 94 - 57 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये 37 बन जाएगा। कुछ तो बनेगा, मुझे पता भी नहीं करना है क्या बनेगा, मैं क्यों पता करूँ, X बनेगा। ठीक है, अब बस मुझे मैच करना है। देखो He42 मतलब P का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे P का आंसर हो गया 2। बस इतना ही, अगर तुम्हें आ गया ना P का आंसर 2 तो तुम लोग बोल सकते हो कि C इज करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज C। ठीक है, बाकी भी चेक कर लो। बीटा प्लस डीके कहाँ पे हो रहा है, देखो मैच करो, Q का 1, ये भी पता होता तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता। फिशन तो ये वाला तुम्हारा फिशन रिएक्शन है। प्रोटोन एमिशन दैट मीन्स S का 3। ठीक है, बस तुमको S का 3 पता रहता तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता, बाकी तुम्हारा ऐसे ही हो गया, कोई सा भी एक पता है तो आंसर इज C। सोचो कितना हलवा क्वेश्चन था, आराम से पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा ये। ठीक है, तो चलो इस तरह से इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर सकते हैं और C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो होप आपको आज का सेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।